पहला क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान होता है वो सभी देश लोकतांत्रिक हैं, जैसे कि चीन, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। यह सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। कथन 2, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, ये क्योंकि यह दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण प्रदान किया गया है। यह कथन सत्य है। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 29 में दिया गया है। कथन 2, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के अंगों में शामिल है 1 कार्यपालिका रोलेट, 2 विधायिका, 3 न्यायपालिका और 4 नगरपालिका। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि सरकार के अंग 3 हैं। एक तो कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? 1 समानता का अधिकार शामिल था, 2 स्वतंत्रता का अधिकार ये भी शामिल था, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी शामिल था, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी शामिल था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी शामिल था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी शामिल था, और संपत्ति का अधिकार यह भी शामिल था। लेकिन यह अब नहीं है, क्योंकि इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निकाल दिया गया है। इसे मूल अधिकार से निकाल दिया गया है और इसे भाग 12 के 6300 क में रखा गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकार में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 में है। तीसरा है, संविधान सभा का प्रथम बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान का हस्तलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। 2, धर्म की राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर
दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह कथन सत्य है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है, जिसे हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं। अंतःकरण के नाम से जानते हैं। इसके तहत हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। कथन 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कथन 2 भी सत्य है। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। ये कथन सत्य है। कथन 2, धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। यह भी सही है। तीसरा है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म के फैली बुराइयों को निषेध भी करता है। ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म का राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। यह कथन गलत है, क्योंकि अमेरिका जो विधायिका है वो किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इन पर रोक लगा दिया गया है। कथन 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि अगर कहीं धार्मिक मामलों में कहीं मतभेद हो गया हो किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। यह बात संविधान में भी है। दूसरा कथन है, भारतीय को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक अधिकार दिया गया है, जिसमें ये कहीं भी नहीं दिखाया है कि मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हों। तो यह कथन गलत है। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। यह कथन गलत है। संकीर्ण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर पूर्ण छूट देता है। संविधान जो है पूर्ण छूट देता है। दूसरा कथन है, पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लिखित था। यह कथन भी गलत है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1946 नहीं बल्कि 1976 होगा। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है सार्वभौमिक मत अधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन सत्य है। कथन 2, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस कथन को हम समझते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा, जिसमें सरकार मतलब यानी कि लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य जो जहां बैठते हैं उसे हम लोकसभा कहते हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों नेता बैठते हैं, जो कि सरकार को एक तरफा होने से बचाती है। इसलिए संसद जो है सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं। 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा, 3 राष्ट्रपति और 4 विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, 3 निकाय होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये जो विधानसभा है, विधानसभा राज्य का विधानमंडल का अंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। कथन 1 सही है। दूसरा कथन है राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं। सही है। जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि सभापति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। सही है। लेकिन लोकसभा के सभापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो कि लोकसभा सदन से ही चुने जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन है इसका कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यह कथन सत्य है। कथन 2 है राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह कथन गलत है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। यह कथन सत्य है। कथन 2 है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल यानी कि जो पार्टी चुनाव जीत चुकी है उससे हम सत्ताधारी दल कहते हैं। सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। कथन सत्य है। दूसरा कथन है विधि निर्माण संबंधी, विधि यानी कानून,
कानून निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में किया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि विधि निर्माण संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कथन 3 है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, यानी जांच करती है। वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। यह कथन सत्य है। चौथा कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि इनका चुनाव जो है वह राज्य के विधानमंडल की विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यह कथन सही है, क्योंकि लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि जो गलत कथन है उसका चयन करना है। पहला कथन है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के अंग में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद भी आती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर अभिन्न दिया हुआ है, यानी कि संसद से भिन्न नहीं होता है, वह संसद का ही अंग होता है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यह कथन भी सत्य है। एग्जाम्पल के तौर पर मनमोहन सिंह, जो कि संसद के राज्यसभा सदन से थे। ऑप्शन डी है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कथन जो है असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, परिवार को कोई सदस्य घर के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वे सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2004। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं? पहला, विवादों का निपटारा करना, यह भी शामिल है। 2, न्यायिक समीक्षा करना, यह भी शामिल है। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। कथन 3 है, कानून की रक्षा करना, यह भी शामिल है। 4, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना,
यह भी शामिल है। पांचवा है संविधान के संरक्षक का कार्य करना, यह भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जितने भी कथन दिए गए हैं, ये जितने भी दायित्व दिए गए हैं, वे सभी न्यायपालिका द्वारा निभाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। उच्च न्यायालय का अर्थ होता है हाई कोर्ट। तो यह कथन गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय भी इसका अधिकार रखता है आर्टिकल 226 के तहत, और जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका अधिकार आर्टिकल 32 के तहत रखता है। दूसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। यह कथन सत्य है। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। इसका क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सही है। और संसद की अंतिम बैठक भी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और संविधान भी पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। दूसरा कथन है अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। यह कथन भी सत्य है। क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह के स्वतंत्र नहीं रखा गया है तथा सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। यह कथन गलत है, क्योंकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्याय करने के लिए उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है। दूसरा कथन है उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। यह कथन जो है वह गलत है। दूसरा कथन है शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। यह असत्य है। यहाँ पे पहला कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं।
यह कथन गलत है। क्वेश्चन है कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। यह कथन गलत है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। तीसरा कथन है उच्च न्यायालयों में न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। यह कथन सत्य है। चौथा कथन है पूर्वोत्तर राज्यों असम, रोलेट, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 4। ये दोनों कथन जो है वे गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। दोनों सही है। दूसरा है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यह कथन भी सत्य है। अगर किसी को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं संतुष्टि मिली तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उससे अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्कूल में बच्चों को दिए गए मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन है जनहित याचिका के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। यह कथन सत्य है। दूसरा है अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है। ये कथन भी सत्य है। तीसरा है इसके अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन है इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, यानी कि न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है? ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया। ऑप्शन सी एक प्रकार की जनहित याचिका, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना, जो कि न्यायपालिका करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। ये कथन सत्य है। दूसरा है, पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यह भी सही है। तीसरा है, भारत में जनहित याचिका लाने वाली P.N. भागवती थे। ये कथन भी सत्य है। चौथा है, याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। यह कथन गलत है, क्योंकि जनहित याचिका हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, तो उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दोनों कथन जो है वे सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। यह कारण सही है। दूसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। यह कथन भी सत्य है। चौथा, हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान का आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कथन गलत है। पांचवा है, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को DK बसु दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरा कथन है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तावेज या दस्तखत का होना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति एक तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है,
किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। ये कथन गलत है, क्योंकि आपातकाल के समय व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, जिसमें सारे आर्टिकल्स को छीन लिया जाता है आपातकाल के समय, केवल 20 और 21 को छोड़कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यह कथन भी सत्य है। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? पहला कार्य है अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना। 2, गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना। 3, आरोप पत्र दाखिल करना। 4, आरोपी को हिरासत में रखना। इसमें जो सारे कार्य हैं वो सब पुलिस को करने पड़ते हैं एक घटनास्थल पर आरोपी को पकड़ने के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सुमेलन सूची 2 से कीजिए। पहला है पुलिस क्या करता है? तो जले हुए घरों की तस्वीर लेता है। सरकारी वकील क्या करता है? तो सरकारी वकील अदालत में गवाहों की जांच करता है। बचाव पक्ष के वकील आरोपी व्यक्ति से मिलता है। न्यायाधीश फैसला लिखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संज्ञेय, पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट संज्ञेय होता है। बी, निष्पक्ष, न्याय संगत व्यवहार। जिरह का हो जाएगा पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना, उसे जिरह कहते हैं। चौथा है हिरासत, डिटेंशन, पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना हिरासत कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो उसे आरोपी कहते हैं। ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, सुना या जाना उसे गवाह कहते हैं। यानी कि कहीं घटनास्थल पर अगर कोई घटना हो गई, उस समय 2-4 व्यक्ति ने क्या देखा, उन्हें हम गवाह कहेंगे। तीसरा है, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। दूसरा, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। दोनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहर थे। ये कथन गलत है, क्योंकि उस समय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। दूसरा है, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित व जनजाति के समान पाया। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।